स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है मारो राजस्थान का। सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से आपको देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली में आधी रात को बड़ी बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली और बैठक में महाराष्ट्र की सरकार के गठन पर चर्चा हुई है। बैठक में महायुति के तीनों बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल हुए हैं। महायुति नेताओं की बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। तो महाराष्ट्र सरकार गठन पर दिल्ली में मंथन, अमित शाह के घर करीब 2 घंटे तक चली बैठक में महाराष्ट्र की सरकार के गठन पर हुई चर्चा। माना यह जा रहा है कि आज महाराष्ट्र के सीएम का नाम फाइनल हो जाएगा और सामने आ जाएगा कि अब महाराष्ट्र में कौन वो नेता हैं जो सीएम की कुर्सी संभालेंगे। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों ही नेता जो है कल गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको नजर आ रहा होगा। ये अमित शाह के घर में 2 घंटे तक बैठक चली है। घेऊन माझी भूमिका स्पष्ट केलेली आहे की आता कुठलाही अडथळा महायुतीचा मुख्यमंत्री होण्यामध्ये नाही आहे। लाडकी बहीण लाडक्या बहिणीच्या बद्दलही माझी बोललोय मी। वहीं कांग्रेस ने महायुति पर तंज कसते हुए कहा है कि पूर्ण बहुमत आने के बाद भी महायुति 6 दिन बाद भी सरकार क्यों नहीं बना पा रही है। देखिए, लोग अब तो चुप है, बयानबाजी हो रही खाली। हमारी गवर्नमेंट बनी थी 18 के अंदर, तब 2-3 दिन लग गए थे खाली बातचीत करने में। उसको लेके बमले खड़े कर रहे थे बीजेपी वाले। 3 दिन हो गए। अब तो महाराष्ट्र में आपकी जीत एक तरफा हुई है। उसके बावजूद भी आपके फैसले आप नहीं कर पा रहे हैं। इसका जवाब इनके पास कुछ नहीं है। तो पता नहीं क्यों इसकी डिले कर रहे हैं, ये तो एक रहस्य बना हुआ है। मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ेगा कि 23 तारीख को रिजल्ट लगा है, पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी 28 तारीख तक निर्णय नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि कल मैंने देखा माझे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं हताश नहीं हूँ, निराश नहीं हूँ, लेकिन उनका चेहरा कुछ अलग बोल रहा था। भले जबान कुछ अलग बोल रही थी, पर चेहरा उनका कुछ अलग बोल रहा था। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वो हताश भी है, निराश भी होंगे। और साथ साथ में मुझे ये भी कहना है कि अगर 13 कोटी जनता ने आपको मैंडेट दिया है तो आप सरकार क्यों नहीं बना पा रहे? किसका इंतजार है सरकार बनाने में? आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज रहने वाली है। दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक होगी और बैठक में सोनिया गांधी, नेता विपक्ष राहुल गांधी, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कार्य समिति के सदस्य इसमें शामिल होंगे। बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं और बैठक में ईवीएम विवाद के बीच बैलेट पेपर की वापसी की मांग संबंधित प्रस्ताव पास हो सकता है। बैलेट पेपर की वापसी अभियान को लेकर बड़े कार्यक्रम की भी घोषणा हो सकती है। हालिया हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव की हार की समीक्षा भी इस बैठक में की जाएगी। बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 संशोधन बिल पेश करेंगे और इस बिल में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के संशोधन का प्रावधान है, जिसके तहत बचाव एजेंसियों को महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 संशोधन बिल में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के संशोधन का प्रावधान है। बचाव एजेंसियों को इसमें महत्वपूर्ण अधिकार मिलने जा रहे हैं। तो लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह आज इस बिल को रखने जा रहे हैं और इसमें संशोधन जो है वो देखना होगा कि क्या बड़े किए गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में ये संशोधन जो है वो किए गए हैं और ऐसे में लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करने वाले हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 संशोधन बिल ये है और आज से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जो 3 दिसंबर तक चलेगा। खास बात यह है कि ये इस सरकार के कामकाज का आखिरी सत्र है
और दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में फरवरी महीने में विधानसभा चुनाव है, इसलिए विधानसभा का ये सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जहां अपने 10 साल की उपलब्धियों को सदन में गिनाएगी और केंद्र सरकार पर दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करेगी, तो वहीं बीजेपी दिल्ली की आर्थिक हालात को लेकर आप सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। कैग की रिपोर्ट, भ्रष्टाचार, यमुना की सफाई, टैंकर माफिया, साफ पानी जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है और 3 दिसंबर तक ये सत्र रहने वाला है और इस सरकार का ये आखिरी सत्र रहने वाला है। ऐसे में सरकार ने अपनी पूरी तैयारी की है। सरकार 10 साल के काम को आज सत्र में गिनाती हुई नजर आएगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। और अब बात संभल की कर लेते हैं, क्योंकि संभल में रविवार को हुई हिंसा और आगजनी के मामले में रोजाना कोई ना कोई नए खुलासे हो रहे हैं। संभल बवाल के कुछ ऑडियो और वीडियो सामने आ रही हैं। नई वीडियो में खुलासा हुआ है कि कैसे युवकों ने पत्थर बरसाए। ऐसा लग रहा कि सब कुछ पहले से ही तय था। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार संभल में मॉनिटरिंग कर रही है और वहां पर फिलहाल शांति बनी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हिंसा के दौरान का ऑडियो सामने आया है, जिसमें 2 दंगाइयों के बीच बातचीत का ऑडियो बताया जा रहा है। ऑडियो में किसी सामान लाने की बात की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या सामान हथियार का कोडवर्ड था। फिलहाल न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। थोड़ी नींद वाली तरफ को संभल में हिंसा के बाद पुलिस जुमे की नमाज को लेकर पुलिस खास तौर से अलर्ट है। कहीं कोई हिंसक घटना ना हो, इसके लिए 3 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो घरों में या घर के आसपास की मस्जिदों में ही नमाज अदा करें। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। संभल की जामा मस्जिद की ओर से अमन शांति कायम करने के लिए अनाउंसमेंट की गई। और शांति पूरी तरीके से क्या बोल रहे हैं, अपनी दुकानें खोले, अपने अपने काम पर जाए, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल संभल हिंसा के दौरान एसपी कृष्ण बिश्नोई भी घायल हो गए थे। कृष्ण बिश्नोई के पैर में गोली के छर्रे लगे थे। एसपी पर गोली चलाने वाले 2 लोगों की पहचान भी कर ली गई है। हिंदूपुरा खेड़ा में जब मैं और डीएम साहब और बाकी अन्य लोग जब हम लोग उधर गए हुए थे, तब छत से एक फायर आया। तो वो उस समय मेरे पीआरओ को गोली लगी। तो मुझे इस चीज का रियलाइजेशन नहीं था कि यहाँ पे पाँव में पैलेट है, वो घुसा है। हम लोग उस समय जो उसमें चलते रहे। पीआरओ साहब को वहां से हॉस्पिटल भेज दिया गया था, क्योंकि इनके गोली जो है वो बिल्कुल आर पार हो गई है उनके पाँव से, और उसका जो छर्रा है वो मुझे लगा था। लेकिन ये परसों देर रात्रि तक, जब तक के लिए इसमें इन्फेक्शन नहीं हो गया, तब तक के लिए उस चीज को था कि डेली मरहम पट्टी करते रहे, कि इस चीज का रियलाइजेशन नहीं था कि हम। संभल में हिंसा की साजिश का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 24 नवंबर सुबह 9:30 बजे का है। इस वीडियो में कई उपद्रवी दिख रहे हैं। इनकी आपस में कुछ बातचीत होती दिखाई दे रही है। कुछ उपद्रवी एक दूसरे को कुछ समझाते दिख रहे हैं और इसके थोड़ी ही देर बाद पथराव करना शुरू कर देते हैं। पथराव से पहले एक लड़का अपना चेहरा ढकता है और फिर कुछ ही पलों में मंजर बदल जाता है। सारे उपद्रवी एक साथ पथराव शुरू कर देते हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पथराव अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए पहले से ही उपद्रवियों ने पूरी तैयारी की थी। खुद को पहले तैयार किया, उसके बाद इन्होंने एक साथ पत्थरबाजी शुरू कर दी। संभल हिंसा के दौरान एक बड़ी घटना भी बच गई। पुलिस की टीम ने टीम 13 सर्वे करने आई टीम को भी बचाया। इतना ही नहीं,
भारी पथराव के बीच सभी सर्वे करने वाले अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान टीम 13 के ऊपर पथराव हुआ। बलवाइयों और उपद्रवियों को भगाने का काम किया। इसमें जहां एक और एसपी के पैर में गोली लगी तो पीआरओ के पैर में गोली आर पार हुई। एक कांस्टेबल उनका गनर था, उसके टेनिस एल्बो टूटा, एक सिपाही के सर फूटा। यानी इस वक्त तो टीम खड़ी, आप देख सकते हैं, ये वो जाबाज 13 लोग हैं जो उस दिन मौके पर डटे रहे 500 से ज्यादा लोगों से मोर्चा लेने के लिए, चाहे वो सुमित कुमार हेड कांस्टेबल हो, चाहे विवेक हो, चाहे अनिरुद्ध हो, चाहे बात करें पीआरओ की, जो पीआरओ संजीव कुमार हो या पंकज कुमार हो या नवीन हो, ये सब वो जाबाज हैं जो डटे रहे अपने टीम के साथ ताकि शहर में अमन चैन बना रहे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो सब इंस्पेक्टर हैं, इनके पीआरओ हैं इंस्पेक्टर साहब, जिनके देखिए पैर में आर पार गोली लगी, जो पैर के आर पार चली गई है और इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इनके पैर में भी पस पड़ी है। दंगाइयों के सामने पुलिस के जाबाज 13 जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। पुलिस की टीम 13 अपनी जान की बाजी लगाकर सभी को सुरक्षित बाहर लेकर आए। टीम 13 न होती तो कई अधिकारी की भी जान जा सकती थी। ये एक था, इसमें ईंट पत्थर चलाया कि क्या लगा था इसमें, पत्थर इनके लगा। एक कांस्टेबल का सर फटा है, ये देखिए आप लोगों ने क्या फटाई, ये देखिए मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए सर पे इनके चोट अभी भी 100 घंटे होने के बाद भी निशान साफ तौर पर उस ईंटे के देखे जा सकते हैं। इन जाबाजों ने शहर को दंगे में न झुके इसके लिए भरसक प्रयास किया। यही वो टीम 13 है। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 संभल। और अब आपको एमपी के खंडवा से बड़ी खबर देंगे, जहां पर खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। जुलूस में फैली आग में 30 लोग झुलस गए हैं। बॉम्बे बाजार घंटाघर चौक पर यह हादसा हुआ है। राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच ने निकाला था ये जुलूस और इस दौरान जुलूस में अचानक से आग लग जाती है और ये आग पूरी तरीके से फैल जाती है। आपको बता दें एमपी के खंडवा से ये बड़ी खबर है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। एक जुलूस निकाला जा रहा था और जुलूस में फैली आग में 30 लोग झुलस गए हैं। बॉम्बे बाजार घंटाघर चौक पर यह हादसा हुआ है। एमपी के खंडवा से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। मशाल जुलूस के दौरान ये बड़ा हादसा, तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यह हादसा फैला है। ये मशाल जुलूस निकाला जा रहा था और इस दौरान कुछ लापरवाहियां साफ तौर पर यहां पर देखने को मिली और जब ये आग फैली तो आप देखिए 30 लोग इसमें झुलस गए हैं, क्योंकि आग काफी तेज थी और ऐसे में जब ये मशाल जुलूस निकाला जा रहा था, छोटी सी लापरवाही जो है कई लोगों की जान पर बनाई। राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच के द्वारा ये जुलूस निकाला जा रहा था। कार्यक्रम घंटाघर पे जब समाप्त हो रहा था, वहाँ पे जो उनके हाथ में मशाल थी, वहाँ रखते समय कुछ मशाल उल्टी हो गई, जिसके कारण उसमें जो बुरादा और तेल था उसके कारण जो आसपास की मशाल थी वो भभक गई थी। उन भभकने में वहाँ जो घेरा बना के लोग खड़े थे, उसमें कुछ महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे, उसमें उनके चेहरे और हाथ के हिस्से में प्राथमिक रूप से झुलसे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 30 लोग कुल आए थे। इन 30 में से 18 लोग प्राथमिक उपचार के बाद अपने अपने घरों को चले गए हैं। 12 लोग हैं जिनको अभी यहाँ पे उनका प्राथमिक उपचार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। कोई भी अभी खतरे में नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि एक एक सांस लेने के लिए इंसान को संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुका है। आपको बता दें कि इस मौसम के बीच ही दिल्ली में एक ऐसा भी घर है जिसको आप दिल्ली का स्वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि राजधानी जहां प्रदूषण में डूबी है तो वहीं इस घर पर प्रदूषण बेअसर है। आखिर ऐसा कैसे हुआ, चलिए आपको दिखाते हैं और उस घर की सैर पर आपको ले चलते हैं। एक तरफ दिल्ली का ये जहरीला धुआं, तो दूसरी तरफ इन चुनौती भरी खतरनाक हवाओं के बीच सुकून देती ये तस्वीरें। ये समझने की भूल न कीजिएगा कि आप दिल्ली से बाहर किसी पहाड़ी इलाके में हैं, जहां एक हरा भरा खूबसूरत सा घर आपका स्वागत कर रहा है। सच ये है कि दिल और फेफड़ों को सुकून देने वाला ये घर दिल्ली में ही है। खास बात ये है कि जब दिल्ली में एयर क्वालिटी का इंडेक्स
500 पार है, तब इस घर में रखा एयर क्वालिटी इंडेक्स का मीटर ये बताता है कि आप कितने स्वच्छ वातावरण में हैं। किसी जहरीले चैम्बर में तब्दील दिल्ली में ऐसी आबोहवा वाकई चौंकाने वाली है। लेकिन ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब पीटर सिंह की पत्नी नीनो कौर को ब्लड कैंसर हो गया। बाहर के तापमान से न सिर्फ इस घर का तापमान कम होता है, बल्कि बाहर का प्रदूषण भी इस घर पर लगे इस हरियाली के कवच से बेअसर हो जाता है। दावा है इस घर में 15,000 से ज्यादा अलग अलग प्रजाति के पौधे लगे हैं। इन्हें एक्वापोनिक्स तकनीक के जरिए हरे भरे बागीचे में तब्दील किया गया है। खास बात ये भी है कि न तो इन पौधों के लिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल हो रहा है और न ही मिट्टी का। दिल्ली में स्वर्ग सा सुकून देने वाले इस घर की खूबियां यहीं तक नहीं हैं। घर को पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है। घर की दीवारों पर रासायनिक पेंट का जरा भी इस्तेमाल नहीं है। इतना ही नहीं, घर के छोटे से तालाब में मछली पालन भी किया जाता है। इस छोटे से परिवार की ये बड़ी कोशिश बताती है कि अगर इंसान चाहे तो किसी भी मुश्किल से पार पा सकता है। इसका अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि ब्लड कैंसर जैसी बीमारी पर न सिर्फ इस परिवार ने विजय पाई, बल्कि अपने घर में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जो हर किसी के लिए नजीर बन सकता है।